तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग सही होंगे। आज एक और नई मज़ेदार वीडियो लेके आया हूँ आप सबके लिए, जो कि है कम्पिटेंसी। आईएटीएफ या आईएसओ में कम्पिटेंसी की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके बारे में मैं आज आपको बताऊँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। कॉम्पिटेंसी जैसा आपको पता होगा, नॉर्मली जब भी ऑडिटर आता है इसको एचआर में देखता है। एचआर मेनली इसको कंडक्ट करवाता है। डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। कुछ कंपनी में एचआर ही सब कुछ देखता है, कुछ कंपनी में प्रोसेस ओनर भी देखते हैं और एचआर उसको सपोर्ट करता है। आइए देखते हैं कि इस क्लोज में कॉम्पिटेंसी रिक्वायरमेंट लिखी है। देखिए आईएसओ 9001 2015 के पेज नंबर 8 में अगर जाओगे तो क्लोज नंबर 7.2 में कॉम्पिटेंसी लिखा गया है। ये मैंने वहीं से स्क्रीनशॉट लिया है। इसमें क्या लिखा है एक बार हम पढ़ लेते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन शैल ABCD A. Determine the necessary competence of the person doing work under its control that affect the performance and effectiveness of the quality management system. B. Ensure that these persons are competent on the basis of appropriate education, training and experience. C. Where applicable, take actions to acquire the necessary competence and evaluate the effectiveness of the actions taken. D. Retail appropriate documented information as evidence of competency. मतलब कि आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में कंपिटेंसी डिफाइन करनी है। जो लोग आपके काम कर रहे हैं, मतलब कि जो भी लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जो कि QMS क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, उनकी कंपिटेंसी डिफाइन करनी है। इसका मतलब ये हो गया कि आपकी कंपनी में जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, जो गार्डन एरिया में काम कर रहे हैं, जो आपके कैंटीन एरिया में काम कर रहे हैं, उनकी कंपिटेंसी डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो QMS को एप्लीकेबल हो रहे हैं, जो QMS को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट को इफेक्ट कर रहे हैं, उनकी कंपिटेंसी होना चाहिए। और उनके इंश्योर करना है कि कंपिटेंसी जो बनेगी आपकी एजुकेशन के आधार पे बन सकती है, ट्रेनिंग के आधार पे बना सकते हो या एक्सपीरियंस के आधार पे भी बना सकते हो। जैसे कि मान लीजिए कोई आपके यहाँ पे मैनेजर है जिसका 20 साल 25 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसके लिए आप एक्सपीरियंस के बेस पे कंपिटेंसी बना सकते हो। और कॉम्पिटेंसी बनाने के बाद आपको इफ़ेक्टिवनेस निकालनी होती है। इसी में यहाँ पे 7.2.1 जो कि IATF के लिए अप्लीकेबल है, जो कि ISO से एडिशनल रिक्वायरमेंट है, जो कि 7.2.1 रिक्वायरमेंट है। देखिए इस IATF जब भी आप पढ़ोगे, जहाँ पे भी सप्लीमेंटल लिखा है ना, ये देखिए सप्लीमेंटल लिखा है, जहाँ पे भी सप्लीमेंटल लिखा है इसका मतलब वो क्लोज IATF में है और ISO 9001 में नहीं मिलेगा। ये क्या कह रहा है कि इसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर होना चाहिए कि कैसे आप ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफाई कर रहे हो। जो नॉर्मली जब भी TNI बनता है, TNI मतलब ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन जो बनता है, वो हमारा कंपिटेंसी मैट्रिक्स से बनना चाहिए। तो जो लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जो जिनकी एक्टिविटी से कस्टमर सेटिस्फैक्शन को इफेक्ट पहुंच सकता है, उनकी कंपिटेंसी डिफाइन करना IATF में मैंडेटरी लिखा गया है, जो कि ISO की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए क्लियरली मेंशन है, पर्सनल परफॉर्मिंग स्पेसिफिक असाइन टास्क शैल बी क्वालिफाइड एज रिक्वायर्ड विद पर्टिकुलर अटेंशन टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर्स रिक्वायरमेंट। ये IATF के पेज नंबर 24 में मेंशन है। इसके अलावा यहाँ पे 7.2.3 इंटरनल ऑडिटर कंपिटेंसी में 5 पॉइंट बताए गए हैं। ये 5 पॉइंट जो भी आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल ऑडिटर को बनाएंगे, जो इंटरनल ऑडिट कर सकते हैं, उनको क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए, ये पांचों पॉइंट को समझते हैं। पहला पॉइंट है कि जो भी इंटरनल ऑडिटर है उसको ऑटोमोटिव प्रोसेस अप्रोच की नॉलेज होनी चाहिए, इंक्लूडिंग रिस्क बेस्ड थिंकिंग। अब प्रोसेस अप्रोच क्या है, ऑटोमोटिव प्रोसेस अप्रोच क्या है? देखिए अगर आप अपने प्रोसीजर्स को पढ़ोगे ना, कोई भी कंपनी का प्रोसीजर पढ़ोगे, उसमें स्कोप डिफाइन होता है, उसमें पर्पस डिफाइन होता है, उसमें इनपुट आउटपुट डिफाइन होते हैं, उसमें प्रोसेस फ्लो डायग्राम डिफाइन होता है, KPI डिफाइन होते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, जैसे प्रोसीजर कैसे बनाया जाता है, उसी को प्रोसेस अप्रोच बोलते हैं। इसका मतलब प्रोसेस अप्रोच मतलब इनपुट आउटपुट कौन कर रहा है, हु इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग दैट प्रोसेस, क्या रिसोर्सेज चाहिए, क्या KPI होने चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए किसी प्रोसीजर में, ये सारी चीज़ें प्रोसेस अप्रोच कहलाती हैं। और इंटरनल ऑडिटर को इसकी नॉलेज होनी चाहिए। रिस्क बेस्ड थिंकिंग आपको पता होगा, मैं इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, रिस्क कैसे निकाली जाती हैं, कैसे रिस्क को आइडेंटिफाई किया जाता है और कैसे उन पर एक्शन लिया जाता है।
पॉइंट नंबर 2, आपको इंटरनल ऑडिटर को CSR कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट की नॉलेज होनी ही चाहिए। पॉइंट नंबर 3, ISO 9001 और IATA 16949 की क्लोज की रिक्वायरमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 4, कोर टूल की नॉलेज होनी चाहिए। कोर टूल आजकल 6 कोर टूल बोले जा रहे हैं, जैसे कि APQP, PPAP, FMEA, MSA, कंट्रोल प्लान, इनकी नॉलेज होनी चाहिए। और पॉइंट नंबर 5 आएगा, अंडरस्टैंडिंग हाउ टू प्लान, कंडक्ट, रिपोर्ट एंड क्लोज आउट ऑडिट फाइंडिंग। मतलब इंटरनल ऑडिटर को ऑडिट का प्लान बनाना, ऑडिट कंडक्ट करना, ऑडिट रिपोर्ट लिखना और ऑडिट को क्लोज आउट करने की नॉलेज होनी चाहिए। अगर किसी भी ऑटोमोटिव, ये देखिए ये जो क्लोज है 7.2.3 सिर्फ और सिर्फ ऑटोमोटिव के लिए अप्लीकेबल है, ये ISO 9001 में नहीं है। सो ऑटोमोटिव कंपनी में इंटरनल ऑडिटर को ये पांचों पॉइंट की नॉलेज होनी चाहिए। अगर किसी भी पॉइंट की नॉलेज नहीं है तो वहाँ पे ऑडिटर आपको NC ईजिली दे देगा। देखिए जो लास्ट वाला पॉइंट है बड़ा मज़ेदार पॉइंट है कि ऑडिट प्लान कैसे बनाना चाहिए, ऑडिट कैसे करनी चाहिए, ऑडिट रिपोर्ट कैसे बनानी चाहिए। इसके लिए ISO का एक और स्टैंडर्ड है जो कि ISO 19011 है। इसका मतलब इंटरनल ऑडिटर को ISO 19011 की नॉलेज होनी चाहिए। ये सिर्फ इंटरनल ऑडिटर को नहीं, अगर मान लीजिए आपका फ्यूचर प्लान है कि आप 40 प्लस या 45 के बाद आप भी ऑडिटर बनना चाहते हो, आप किसी सर्टिफिकेट बॉडी के साथ ज्वाइन करना चाहते हो, तो उस केस में भी आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए ISO 19011 की। सो प्लीज़ आप पढ़िए इस स्टैंडर्ड को, अच्छा स्टैंडर्ड है जिसमें रिक्वायरमेंट बताई गई हैं ऑडिटर के बारे में। आइए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि इस क्लोज को आप अपने चेकशीट कैसे बना सकते हो। अपने यहाँ पे चेकशीट का ये एग्जांपल है। देखिए यहाँ पे क्लियरली डिफाइन है कि ये क्वालिटी डिपार्टमेंट का हम कॉम्पिटेंसी मैट्रिक्स बना रहे हैं, इसको क्वालिटी हेड ने अप्रूव किया है। रिव्यू डेट क्या रहेगी, एम्प्लॉय का नाम क्या है, तो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के नाम लिख सकते हो। इनको नॉलेज क्या क्या होनी चाहिए वो डिफाइन किए, APQP, PPAP, करेक्टिव एक्शन, कस्टमर कंप्लेन, IATF की नॉलेज, रिएक्शन, रिवर्क, डिसीजन मेकिंग। मतलब ये आपको डिफाइन करने हैं क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए किसी भी क्वालिटी डिपार्टमेंट में जो लोग काम कर रहे हो। तो ये जिसे आप इंटरनल ऑडिटर का कॉम्पिटेंसी बनाओगे तो ये पांचों पॉइंट उनकी कॉम्पिटेंसी में होने ही चाहिए। अब जैसे मैंने यहाँ पे देखिए कलर कोडिंग की, ऑरेंज कलर किया है। ऑरेंज कलर के नीचे यहाँ पे देखिए 4 3 4 4 ये नंबर लिखे हैं। इसका मतलब रिक्वायरमेंट क्या थी और आया कितने। जैसे कि 4 की रिक्वायरमेंट थी लेकिन 3 की नॉलेज है। जहाँ पे 4/4 इसका मतलब 4 की रिक्वायरमेंट थी और 4 की नॉलेज है। और राइट हैंड साइड में आप देखोगे कि जो कंपिटेंसी की रिक्वायरमेंट 80 की थी लेकिन एक्चुअल 68 आए, मतलब 12 का गैप आए। ये जो 12 का गैप किस किस में आया, देखिए आप देखिए, एक गैप रिजेक्शन रिवर्क एनालिसिस में है, एक गैप PP AP FMA और एक गैप APQP में है। मतलब इनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए जो कि नहीं है। यहाँ पे एक गैप है, इसको कैसे भरोगे आप, थ्रू ट्रेनिंग। सो ट्रेनिंग कौन करवाएगा, HR करवाएगा। इस तरीके से आपको बनाना चाहिए। देखिए कलर कोड का क्या क्या मतलब है वो भी देख लेते हैं। नीचे क्लियरली डिफाइन है कि अगर आपका एक आता है, एक ऑरेंज कलर है, मतलब कि आप अनस्किल हो। अगर आपके 2 बॉक्स में ऑरेंज कलर, इसका मतलब आप सेमी स्किल हो। अगर आपके 3 बॉक्स में ऑरेंज कलर तो आप ट्रेंड हो। और अगर आपके 4 बॉक्स में कलर, इसका मतलब आप एक्सपर्ट हो और आप ट्रेनिंग भी दे सकते हो, दूसरों को सिखा भी सकते हो। तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो ऑटोमोटिव में, स्पेशली प्रोडक्शन, क्वालिटी, मेंटेनेंस फंक्शंस में, सो वो 3 होनी चाहिए नॉर्मली। देखिए हर कंपनी अपना डिफाइन कर सकती है, IIT में ऐसा कहीं डिफाइन नहीं है। लेकिन क्योंकि आप का जो काम है वो कस्टमर को इफेक्ट कर रहा है, प्रोडक्ट की क्वालिटी को इफेक्ट कर रहा है, तो मिनिमम मेरे हिसाब से 3 रिक्वायरमेंट होनी ही चाहिए। और अब इसका जो आउटपुट है देखिए यहाँ पे आ गया कि जो परसेंट इवोल्यूशन है, मतलब 85% ये बंदा कॉम्पिटेंट है। वो जो बाकी 15% की गैप है वो 15% को आप थ्रू नॉलेज, थ्रू ट्रेनिंग्स आप भर सकते हो। TNI फॉर्म भर के हर साल भर सकते हो। देखिए कॉम्पिटेंसी मैट्रिक्स और जो स्किल मैट्रिक्स है दोनों एक ही होता है। आमतौर पे हम हिंदुस्तान में, इंडिया के अंदर क्या बोलते हैं, और जो ऑपरेटर होते हैं उनको स्किल मैट्रिक्स बोलते हैं, और जो स्टाफ होते हैं उनका कॉम्पिटेंसी मैट्रिक्स बोलते हैं। क्योंकि हमने ये भेदभाव बना रखा है कि ऑपरेटर के लिए अलग नाम लगा दिया और स्टाफ के लिए अलग, लेकिन दोनों की जो रिक्वायरमेंट है वो सेम है। ISO IATF में एक ही मतलब है। ISO IATF के हिसाब से दोनों एक ही वर्ड हैं। सो चाहे तो आप कुछ भी बोल लीजिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन उनका मीनिंग एक ही है। सो लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कॉम्पिटेंसी मैट्रिक्स बोलिए, चाहे ऑपरेटर का बुलाए,
चाहे आप वो स्टाफ का बोलें। कॉम्पिटेंसी मैट्रिक्स स्टाफ का सबका बना होना चाहिए, इंक्लूडिंग आपके मैनेजर। टॉप मैनेजमेंट को छोड़ के जितने भी लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं सबका कॉम्पिटेंसी मैट्रिक्स बना होना चाहिए, ऑपरेटर का भी, राइट। इसके अलावा ऑटोमोटिव में ऑन जॉब ट्रेनिंग्स भी दी जाती हैं, वो भी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा कोई भी आपके डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, वो आप पूछ सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, धन्यवाद।